कुसुम दीदी, कुसुम दीदी, कुसुम दीदी। आवाज खोल लो। हाँ, चलिए बहन जी, हम करेंगे कुसुम करें दे दीदी, रहे हैं। बाहर की लिंक पढ़कर खोल दो ना। आमंत्रित कर दो आज के हमारे योगाचार्य को। ये पढ़ना जी। चलिए पटेल साहब की तरफ से मैं आमंत्रित कर देता हूँ। जी 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 हीरालाल भाई साहब, मैं रास्ते में हूँ ना तो मुझे मोबाइल आज जो देखना है पड़ता श्रावण शुक्ला पक्ष अष्टमी है, विक्रम संवत 2081, दिनांक 12 अगस्त 2024, दिन है सोमवार। योगाहार कार्यक्रम का हमारा 1197वां दिवस है और हमारे जो योग सत्र प्रथम सत्र जो होता है वो लेने वाले हैं, वो हैं श्रीमान आदरणीय संदीप प्रसाद जी आर। आप जिला बोकारो झारखंड कोयला खदान क्षेत्रों से हैं और आपका दैनिक योगाभ्यास का प्रशिक्षण जो समय रहेगा वो अभी से शुरू होगा और 6:45 तक रहेगा। तो उनका स्वागत है, आमंत्रण है। और जो आहार सत्र है उसके लिए आदरणीय श्री वैद्य गोपाल दास मेहता जी हैं, मुख्य वक्ता प्रवक्ता के रूप में, भोपाल मध्य प्रदेश से। आपका जो विषय है वो आहार पर मार्गदर्शन रहेगा 6:45 से 8 बजे तक। तो प्रथम सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय संदीप प्रसाद जी, जिला बोकारो झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। गेट बाहर में लगा है। जी धन्यवाद भाई साहब। वो मेरा उस समय और वो खुल नहीं रहा था ऑडियो, जब रंजना दीदी मुझे बोल रही थी तो अनम्यूट नहीं हो पा रही थी मैं। जी धन्यवाद। ये मुझे सौभाग्य मिलना था इसलिए ऐसा हुआ मैडम दीदी जी। चलिए, मैं रोज सौभाग्य आपको सबको देने वाली हूँ आज से। सबसे पहले आज कर दिया मैंने झारखंड से हमारे संदीप भैया का, आज से आप करवा दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए जी संदीप भैया शुरू करवा दे। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण, पवित्र ओम का 3 बार उच्चारण प्रार्थना के साथ आज का योग प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमनुबन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ सहनावतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। अपने अपने स्थान पे सभी को खड़ा हो जाइए और योगी जोगिंग करते हैं। चलिए, योगी जोगिंग का पहला पॉज एक, योगाहार में जुड़े सभी अपने अपने थोड़ा वीडियो खोल दीजिएगा, योग करिए। सुबह सुबह योग दो, करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तीन, चलिए चार, बैठक, पूरा भी बैठ सकते हैं। आप कमर पे रख के नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठिए। चार, पांचवा, लंबे लंबे श्वासों के साथ इनसे पूरा हो पाएगा तो पूरा बैठिए। एक, दो, तीन, वापस छह, इसको मोड़ आगे पूरा मोड़िए, पूरा कमर पीछे। सातवां, नेक्स्ट, हाथ आगे श्वास लेते हुए पूरा पीछे। पहले धीरे धीरे 5 बार कीजिए, दूसरी से पूरा गहरा श्वास करें तो धीरे धीरे छोड़े। पंद्रह बार स्पीड से
श्वासों के साथ। चलिए नेक्स्ट, हाथ दायां हाथ ऊपर, आंख से फेंक और धीरे धीरे झुक जाइए। वैसा है, रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस दोनों तरफ दो बार धीरे धीरे, कुछ देर रुक के फिर स्पीड से करेंगे। थोड़ा सा स्पीड से कर लीजिए। एक, दो, तीन, वापस नेक्स्ट। नो, हाथे से झुक जाइए और क्रॉस, नजर दूसरा हाथ को, 5 से 10 सेकंड रुकना है, दो बार 3 बार, उसके बाद उठाएंगे, छोड़ते हुए। चलिए स्पीड, श्वासों के साथ। वापस 9, 10, ऊपर 3 बार पहले धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए ऊपर, 1, 2, ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे, थोड़ा स्पीड से करते हुए 20 बार, श्वासों के साथ, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब एक साथ करेंगे 50। पैर फैलेगा, हाथ ऊपर,
छोड़िए ना। चलिए थोड़ा विश्राम करते हैं। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा सूर्य नमस्कार। जी आप लोग 1 2 3 5 हस्तासन श्वास छोड़ते हुए आगे 4 संचालन आसन, कुछ देर रुकना है 3 से 5 सेकेंड। पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, कुछ देर रुकना है, नजर ऊपर आसमान की ओर, फिर वापस पर्वतासन, फिर एक पर आगे जो ऊपर पीछे के ऊपर आगे पूरा पूरा ऊपर देखिए। 3 बार धीरे धीरे करेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। श्वास लेते ऊपर, वापस, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 पद्मासन, 2 उत्तानासन, श्वास लेते हुए 3, श्वास छोड़ते हुए 5 हस्तासन, 4 श्वास लेते हुए संचालन आसन, फिर श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास को रोक के रखेंगे, 6 साष्टांग नमस्कार, फिर 7 श्वास लेते हुए ऊपर भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए, फिर संचालन आसन, श्वास लेते हुए पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे उत्तानासन, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए समान। अब हम 5 बार स्पीड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा, चलिए हम फिर विश्राम कर लेते हैं। लंबा लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए।
चलिए अब हम करते हैं आसन, ताड़ासन करते हैं। हाथ ऊपर, हथेली ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ को लॉक कर लीजिए, हथेली को पलट दीजिए और एड़ी को पूरा उठाइए। श्वास लेते हुए, इससे पैर में कंपन, पैर में झंझनाहट, पैर में मजबूती आता है और हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन, जिनका कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, वो ताड़ासन कीजिएगा। और त्रियक्तासन, इधर रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस, एक बार और, वापस। अब पैर को थोड़ा सा फासला करेंगे। अब हम कमर से लेके ऊपर खींचेंगे। पहले हम पूरा खींचे, पूरा शरीर को, कमर से ऊपर हम श्वास अंदर भरते हुए खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुक जाएंगे और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। फिर वापस, फिर लंबा गहरा श्वास करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुक जाएंगे और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। श्वास बिल्कुल बाहर, कुछ देर रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस, दो बार कीजिए। वापस, वापस। अब हम करेंगे इसी में कटियासन। दायां हाथ कंधा पे और बायां हाथ कमर पे थोड़ा पीछे मुड़ेंगे। वापस, दूसरी ओर, वापस एक बार और कीजिए। वापस 10 बार का स्पीड से लीजिए। एक, चलिए वापस अब हम करते वृक्षासन। आसन कीजिए, एक फोटो ले लेते हैं। आसन कम से कम इसमें 15 से 30 सेकंड रुकना है। इससे ध्यान लगता है, मन शांत रहता है। ये कम से कम 20-30 सेकंड ये आसन में और 30 सेकंड हाथ पूरा ऊपर करके आसन में। हाथ ऊपर, श्वास सामान्य, धीरे धीरे हाथ कमर पे, पैर नीचे, हाथ नीचे, पैर बदल लेंगे।
अपने से काउंटिंग कीजिए, 30 है ना, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ कमर पे, पैर नीचे, हाथ नीचे। अब हम अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे 12 आसन। सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे और कुछ व्यायाम करेंगे। पहले पैर की उंगली को मोड़ेंगे और खोलेंगे श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे, श्वास लेते ही ऊपर। उसके बाद आगे करेंगे, पूरा श्वास छोड़ते हुए, लेते हुए पीछे, आगे पीछे। अब गोल गोल घुमाएंगे पंजा को। फिर उल्टा। अब दोनों पैर में फासला करेंगे और अंगूठा को सटाएंगे। अब फिर से एक बार गोल घुमाएंगे अंगूठा सटाते हुए। फिर उल्टा। इस पैर को पूरा हिलाएंगे, पैर को सटा लेंगे। अब घुटना को खींचेंगे, छोड़ेंगे। घुटना को पूरा टाइट कीजिए, श्वास लेते हुए। घुटना टाइट कीजिएगा तो हल्का सा एड़ी उठेगा, फिर छोड़ दीजिए। श्वास लेते फिर एक बार, 3 बार कीजिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो रही बढ़िया आवाज आ रही। ओम ओम। आ रही बढ़िया आवाज आ रही। चलिए, घुटना कीजिए, छोड़िए। अब पूरा घुटना को ऊपर नीचे कीजिए। एड़ी को घर्षण करते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब हम करते हैं अर्ध बटरफ्लाई। पैर को ऊपर ले लीजिए, पहले पंजा को घुमा लीजिए उल्टा सीधा दोनों तरफ से। अब अर्ध बटरफ्लाई करते हैं। श्वास छोड़ते हुए घुटना को जमीन पे सटाएंगे और श्वास लेते हुए पूरा सीना ऊपर। बदन नहीं झुकेगा, ऐसे नहीं झुकेगा, पूरा सीधा, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। सिर्फ पैर ऊपर नीचे होगा। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब एक बार पैर को पूरा ऊपर उठा लीजिए और गोल गोल घुमाइए, जितना पैर हम ऊपर उठा सकते हैं। वापस पैर बदल लीजिए, फिर पैर की पंजा को फिर उल्टा। अब घुटना को नीचे, फिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। अब पैर को फिर उठा लीजिए एक बार। जैसे बच्चा हम सीना से लगाते हैं उसी प्रकार लगाते हैं पूरा। पैर को कीजिए। चलिए वापस। अब हम करेंगे 12 आसन। सबसे पहले 12 आसन में हम वज्रासन पे बैठेंगे। वज्रासन में बैठिए।
अब हम सबसे पहला करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन सबसे पहले अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि के पास लगाएंगे। मंडूकासन कीजिए सभी को। वज्रासन में बैठिए। मंडूकासन 3 अभ्यास। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास लेके छोड़ते हुए धीरे धीरे हम सिर ऊपर और महसूस कीजिए, ध्यान लगाइए डायरेक्ट नाभि पे। नाभि में कंपन होना चाहिए, 15 कंपन होना चाहिए, 15 से 30। उसके बाद हम इसी में कपालभाति भी कर सकते हैं या भस्त्रिका। कुछ देर रुकना है, 15 से 30 सेकेंड। संदीप भैया आपका ना इस पर लाइट आ रहा है ना, तो बड़े थोड़ा दिख नहीं रहे हैं, बाहर पीछे से लाइट का प्रकाश पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ी ये इधर के साइड हो जाओ, फिर थोड़ा सा, नहीं तो दूसरी साइड चेंज कर लो ताकि चेहरा आपका दिखे। जिनकी क्लासेस नहीं है वो योगाहार के सभी सदस्य अपने अपने वीडियो खोल सकते हैं, मगर जिनकी क्लास है, कोई उनको आपत्ति है तो ही अपने वीडियो बन रही है, न वरना अपने अपने वीडियो खोल कर योग करिए। चलिए अब दूसरा अभ्यास मंडूकासन का। अंगूठा अंदर, पूरा हथेली खुला रहेगा, बायां हथेली नाभि के पास, दायां उसके ऊपर। फिर लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए झुक जाएंगे। नाभि में कंपन का महसूस कीजिए, कम से कम 15 से 20 बार। सिर ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर। अब हम करेंगे मंडूकासन का तीसरा अभ्यास, शशक आसन। हाथ ऊपर, हाथ कान के पास लेते जाइए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मांगे, पूरा हाथ नीचे, सिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास समान ले सकते हैं और कुछ देर इसी में रुकना है। श्वास लेते हुए वापस ऊपर, हाथ नीचे। अब हम करेंगे थोड़ा उष्ट्रासन। ना के बल पे खड़ा हो जाइए। अब हम थोड़ा उष्ट्रासन कर लेते हैं। पहले अर्ध उष्ट्रासन कीजिए, हाथ कमर पे। जिससे नहीं होगा उष्ट्रासन, वो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। पहले गर्दन को हम छोड़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कमर को। श्वास लेते हुए, जिनका बीपी है, हर्निया है, पेट में सीजर हुआ है, अल्सर है, वो पीछे नहीं झुकिएगा। इसमें हल्का चक्कर आ सकता है, थोड़ा ध्यान देते हुए झुकिएगा। अर्ध उष्ट्रासन। अब दूसरा में उष्ट्रासन करते हैं, एड़ी को पीछे से पकड़ लेंगे। गर्दन को पूरा ढीला छोड़ देंगे।
वापस। अब हम इसी में कुष्ठासन में भी हाथ हम पूरा ऐसे करके रख सकते हैं, चक्रासन की भांति। वापस। अब हम बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे थोड़ा गोमुख आसन। इसी में गोमुख आसन, दाएं पैर को हम मोड़ देंगे और दायां पैर, जो पैर मेरा ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से हम लॉक कर देंगे हाथ। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं, भस्त्रिका भी कर सकते हैं, या तो श्वास सामान्य 15 से 30 सेकेंड कोई भी आसन में रुकना है, तुरंत तुरंत नहीं हटना। फिर पैर बदल लेंगे। पैर बदलने से पहले बैठेंगे हम दंडासन में, उसके बाद फिर पैर बदलेंगे। हाथ को लॉक कर लेंगे। वापस। अब हम करेंगे वक्रासन। दंडासन में बैठ जाइए। अब दायां पैर को मोड़िए, पूरा घुटना के पास लेते जाइए और बायां हाथ को उठाइए। बायां हाथ को उठाइए, हाथ पांव विपरीत। अब ये हाथ के अंदर में हाथ को कर देते और पूरा पीछे मुड़िए। पीछे मुड़िएगा तो हाथ घुटना के पास पूरा पीछे देखिए। ये पेट समस्या के लिए, डायबिटीज के लिए, शुगर रोग के लिए और कमर के लिए पूरा पीछे देखिए। इसलिए कपालभाति कर सकते हैं। वापस। कम से कम 30 कपालभाति, 30 बार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं होता। अभी हम गए तुरंत वापस आ जाते, उससे ज्यादा लाभ नहीं होता। चलिए। वापस। अब इसी में हम कर सकते हैं अर्धमतेश्नेंद्रासन। एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरा पैर घुटना के पास। अब एक हाथ कमर में। अर्धमतेश्नेंद्रासन। वापस। अब जो थोड़ा मयूरासन कर सकते हैं इसी में, तो मयूरासन भी थोड़ा सा कर सकते हैं। वज्रासन में पहले बैठेंगे, पैर को फैलाएंगे और कोहनी को नाभि के पास लेते जाएंगे और धीरे धीरे पैर को सीधा कर देंगे।
वापस एक पद्मयूरासन होता है, पद्मयूरासन, पद्मासन लगा के भी हम मयूरासन कर सकते हैं। पद्मयूरासन, वापस चलिए थोड़ा इसी में उत्थित पद्मासन कर लीजिए सभी को, जिनसे हो पाएगा उत्थित पद्मासन। वापस चलिए अब कमर के लिए थोड़ा सुप्त वज्रासन कीजिए। कमर में इसमें मजबूती आता है, कमर में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। उसके बाद हम करेंगे मकरासन, भुजंगासन। चलिए सुप्त वज्रासन, दोनों पैर को मोड़ लीजिए और आराम से हम लेट जाएं। वापस आ जाइए। चलिए अब हम करते हैं मकरासन। मकरासन पहले थोड़ा सा विश्राम करेंगे, पैर में पीछे पैर में फासला रहेगा। चलिए वापस इसमें विश्राम कर लिए। अब हम करते हैं मकरासन कीजिए। श्वास के साथ एक पैर उठाएंगे और कुछ देर रुकेंगे। श्वास लेते हुए कुछ देर रुकेंगे और पैर को हम जितना पीछे ले जा सकते उतना लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। लंबी गहरी श्वास के साथ करना है। श्वास लेते हुए ऊपर कुछ देर रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस। श्वास लेते हुए ऊपर कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस। अब दोनों पैर एक साथ लंबे गहरे श्वास लेते हुए पूरा पैर को पीछे मोड़िए। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस। धीरे धीरे वापस करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे। वापस। अब हम करेंगे शलभासन। दायां हाथ को आगे, बायां कमर पे, अब हाथ पांव विपरीत उठाएंगे। बायां हाथ, दायां हाथ और बायां पैर को उठाइए पूरा।
श्वास लेते हुए पैर को मोड़ना नहीं है, पैर सीधा, पैर बिल्कुल पीछे सीधा, थाई तक उठाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार, फिर से दोहरा लीजिए। वापस, फिर हाथ बदल लीजिए। अब दोनों हाथों को आगे कीजिए, दोनों हाथ और दोनों पैर पीछे उठेगा। एक बार और, चलिए इसमें एक छूट गया था, हम करेंगे भुजंग आसन। पहले हाथ उठाएंगे, नाभि जमीन पे, सीना ऊपर और पूरा ऊपर देखेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस, अब इसी में करेंगे फनासन। दोनों हाथ कंधा के पास रहेगा और हाथ भी उठेगा, सीना भी उठेगा और सिर भी उठेगा। जितना तक हम उठा पाएंगे उठाइए पूरा। श्वास लेते हुए उठाइए, कुछ देर रुकना है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार, इससे फेफड़ा में मजबूती होता है, मजबूती आता है। श्वास का कोई भी समस्या है उसको नहीं करना है। अब हाथ नीचे और पूरा हाथ हम सीधा कर देंगे, पूरा नाभि तक उठाएंगे और पूरा ऊपर देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, ये हो गया। अब इसी में हम हाथ को सीना के पास रख के पूरा करेंगे, पूरा हाथ सीधा, कमर पूरा मुड़ेगा, पीछे पैर पूरा सीधा, पूरा ऊपर देखिए आसमान की ओर। कुछ देर रुकना है, फिर धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को थाई के अंदर कर लीजिए। अब एक एक पैर को उठाएंगे, पूरा उठाइए सीधा, पैर सीधा रहेगा, घुटना मुड़ेगा नहीं, थाई तक पूरा उठाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास लेते हुए दूसरा पैर। कुछ देर रुकना है, फिर वापस, दो दो बार कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, वापस, फिर दूसरा पैर, वापस। अब दोनों पैर एक साथ करेंगे, वापस एक बार और, वापस। अब हम दोनों पैर को उठा लेंगे, धनुरासन करेंगे। दोनों पैर उठाइए, अब पूरा थाई भी उठेगा, पूरा सीना भी उठेगा। जितना उठा पाएंगे उठाइए, फिर वापस। अब हम मरकट आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाइए, हाथ सीधा। अब मरकट आसन। मरकट आसन में श्वास को छोड़ते हुए घुटना पे घुटना, पंजा पे पंजा, बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए झुका दीजिए, नजर दूसरी ओर, दूसरी हाथ तरफ, दायां हाथ। कुछ देर रुकेंगे,
फिर श्वास लेते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर हम झुका देंगे, घुटना पे घुटना, पंजा पे पंजा, नजर बाएं हाथ पे। फिर वापस 2-2 बार कीजिए मरकट आसन कमर के लिए। घुटना पे घुटना, ध्यान दीजिएगा, घुटना पे घुटना रहना चाहिए, पंजा पे पंजा, और झुकाएंगे। फिर वापस एक बार और श्वास छोड़ते हुए झुका दीजिए। वापस अब दोनों पैर में फासला कर लीजिए थोड़ा। अब बायां पैर जमीन पे, बायां पैर की पंजा पे रहेगा, नजर दूसरी ओर। फिर वापस दो बार कीजिए। फिर दूसरी ओर। वापस, ये हो गया मेरा मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे। पैर को पूरा उठाएंगे 90 डिग्री पे और पैर को गिरा देंगे। श्वास छोड़ते हुए कुछ देर रुकेंगे। फिर वापस फिर दूसरा पैर पूरा 90 डिग्री पे उठाएंगे, फिर गिरा देंगे। फिर वापस अब हाथ को सामने लेते आइए कमर के पास। अब हम करेंगे उतान पादासन। पैर को 30 डिग्री तक उठाइए, या तो इतना उठाइए कि हम अंगूठा को देख सकें। अंगूठा को देखिए या पंजा को, इतना ही उठाना है। जितना देर हम रोक सकेंगे रोकेंगे। फिर धीरे धीरे पैर वापस। फिर एक बार उतान पादासन। लंबा श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए 30 डिग्री पे, या तो नजर से अंगूठा या पंजा को देखिए। सिर नहीं उठाना है, सिर जमीन पे ही। पेट में कंपन जैसा होगा, पैर अपने आप वापस आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं थोड़ा हलासन। पहले एक पैर को उठाइए 2-2 बार, फिर वापस, फिर दूसरा पैर वापस। 2-2 बार पैर को उठाएंगे और नीचे करेंगे, वापस। अब दोनों पैर को एक साथ धीरे धीरे नीचे करेंगे, श्वास लेते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस। जिसको पेट कम करना है इसको 10 बार कीजिए, 10-10 बार। अब हम करेंगे इसी में थोड़ा पादवृत्तासन, समय देखते हुए। चलिए अब छूट जाएगा प्राणायाम, इसलिए इतना ही कीजिए। थोड़ा कंद्रासन कर लीजिए, करेंगे इसके बाद। कंद्रासन कीजिए थोड़ा, सेतु बंद आसन। वापस। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन, उसके बाद शवासन। वापस, वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ थोड़ा सा झूल लीजिए, झूला।
चलिए अब शवासन में लेट जाएंगे, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट शवासन करते हैं। आंख बंद, पैर में 1 फीट का फासला, हाथ हथेली ऊपर, कमर से 1 फीट का हाथ का भी फासला रहेगा। लंबा गहरा श्वास लीजिए 5 बार। एक बार ओम का उच्चारण, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पवित्र ओम का उच्चारण। आंख बंद, सभी का आंख बंद, बीच में खुलेगा नहीं। इससे अनिद्रा का समस्या, बीपी, तनाव, थकावट सारा दूर हो जाता है इससे। अब आंख बंद, मन की आंखों से एक एक अंग को शिथिल छोड़ेंगे। मन की आंखों से सबसे पहले पैर की उंगली को देखेंगे और शिथिल छोड़ देंगे, शून्य बना देंगे। एड़ी को देखेंगे, शिथिल छोड़ देंगे। पिंडली को देखेंगे, शिथिल छोड़ देंगे। घुटना को, कमर को, पेट को, सीना को देख लीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। गला को देखिए, शिथिल छोड़ दीजिए। हाथ की उंगली को देखिए, शिथिल छोड़ दीजिए। हथेली को देखिए, कलाई को देखिए, कोहनी को देखिए, शून्य बनाते ही जाइए। बाजू को देखिए और पांचों इंद्रियों को देखिए, आँख, नाक, कान, गला, मुंह। अब मेरा शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका है, शरीर शून्य के भांति हो चुका है, सौ की भांति। अब अपने पुण्य आत्मा को अपने बचपन की दुनिया में चले जाइए, या तो कुछ वाटिका में चले जाइए, बहुत जहाँ आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप महसूस कर सकते, वहाँ चले जाइए और अपने आप को स्वस्थ महसूस। अब अपने पुण्यात्मा को अपने शरीर में प्रवेश कीजिए और स्वस्थ महसूस कीजिए। जैसे जैसे हम शिथिल छोड़े थे शरीर को, वैसे वैसे हम शिथिलता को हटाएंगे। सबसे पहले मन की आंखों से पैर की उंगली को देखेंगे, उंगली को देखेंगे, उंगली को देखेंगे, शिथिलता को हटाते जाएंगे। घुटना को देखेंगे, थाई को देखेंगे, कमर, पेट पूर्ण रूप से स्वस्थ है ये भी महसूस कीजिए। सीना, गला,
हाथ की उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, बाजू, पांचों इंद्रियों को देख लीजिए। आँख, नाक, कान, गला, मुंह, जीभ हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है महसूस कीजिए। एक बार लंबा गहरा श्वास लेते हुए पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, हथेली को गर्म कीजिए। गरम गरम हथेली को आग पे लीजिए। आँख हथेली में खोलना है, उनकी माथे की आंखों को, और चेहरा को मसाज करते हुए बाई करवट लेके हम उठ जाएंगे। चलिए, ओम। अब हम टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम आँख प्राणायाम करेंगे, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सभी को ओम। ओम बराबर चलिए, ओम। ओम। भस्त्रिका प्राणायाम हम सबसे पहले 15 बार करेंगे। जिनका बीपी हाई है, आँख में चश्मा लगा हुआ है, हार्ट का समस्या है, श्वास का समस्या है, वो तेजी से नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बिना सोंड से कीजिएगा। जैसे हम लंबा श्वास लेते हैं एक सोंड से, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। नहीं तो जिनका हार्ट समस्या, बीपी का समस्या, हाई बीपी है, वो बिना सोंड का कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिएगा 3 से 5 सेकेंड, और धीरे धीरे छोड़िएगा। धीरे धीरे श्वास लीजिए और छोड़िए। कम से कम 15 धीरे धीरे श्वास लेके छोड़ना है, और 15 थोड़ा तेजी से, उसके बाद 7 120 बार पूरा फुल तेजी से करना है। धीरे धीरे कर लीजिए, उसके बाद फिर तेजी से करेंगे। जितना समय में हम श्वास अंदर भरेंगे, उतने ही समय में हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मेरुदंड सीधा होना चाहिए। अब थोड़ा 10 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे तेजी से। अब 60 बार लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से किसी तरह से भी शरीर में गांठ हो जाता है, कहीं कहीं उल्टी जैसा, वो बंद हो जाता है, खत्म हो जाएगा, एक जरा सा भी नहीं रहेगा। अब हम 60 बार से 120 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। 1 मिनट ये कर लीजिए।
पूरा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए फिर। फिर कुछ देर रुक जाएंगे, 15 से 10 सेकेंड। श्वासों में ध्यान, श्वास संभालिए। हम एक ही प्राणायाम करेंगे मगर अच्छा से करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। चलिए धीरे धीरे आप खोल लीजिए। ओम। अब हम कपालभाति करते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट करेंगे 60 बार। झटका के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, काउंटिंग करते हुए। 1 2 3। एक होता है धीरे धीरे, ये हो गया मेरा शरीर, ये हो गया मेरा पेट। 1 2 धीरे धीरे होता है। अब हम करेंगे डायरेक्ट 1 2 3 4 5, पूरा झटका के साथ। 1 2 3 4 5 6। कोई भाई बहन हनुमान चालीसा सुना सकते हैं? हनुमान चालीसा अपना कपालभाति में होता है। अशोक भैया, जानते हैं। पटेल साहब, आप ही करा दीजिए नहीं तो। ओम। हेलो। जी 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 संदीप भैया। इधर से भी है एक महिला, वो हनुमान चालीसा कहेंगी, गाएगी। चलिए। ओम। जी ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हरीश कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत तुलसी बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुमिसान कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वज विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान पुण्यति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरण सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा बिकट रूप धरि लंक जराऊ रामचंद्र जी के काय सवारे लाए सजीवन लंकन जय श्री रघुवीर हरिष लाए श्री रघुवीर हरिष लाए लंकापति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाय सहस वदन तुम्हारो यश गाय अस कई श्रीपति कंठ लगाए संकादि ब्रह्मादि मुनिसा नारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी को विस्ते संख्य कहते तुम उपकार सुमरि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहज जो जन पर भानु लील्योतायु मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जिला दिलांधे गए चिरजनाई दुर्गम का जगत के जेते दुर्गम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न्याय के बिनु पिसारे सब शरण लगे तुम्हारी शरण तुम्हारी रज काऊ को डरना आपन ते समारो आपे तीनों लोग हाथ कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रो भले से पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव पिराई जो सत बार पाठ कर कोई छुटी बंदी मासु तो जय जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरिसा तुलसीदास सदी हरि चेरा कीजे नाथ हृदय जय श्री राम। सभी को ओम। बहुत बढ़िया। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बसहु सुरभूप। ओम। समय को देखते हुए अंतिम कर दे ब्राह्मणी उद्गीत पढ़नो। ओम। अनुलोम विलोम करवा, अनुलोम विलोम।
चलिए अनुलोम विलोम कर लीजिए, एक भजन लगा दीजिए थोड़ा। तो भैया आज श्रावण सोमवार के है, तो उसके ऊपर आप कुछ गीत अगर भजन वगैरह कुछ हो जाए तो सदन में शिव जी का। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए। मैं शिव स्थिति सुनाता हूँ, रुद्राष्टक। रुद्राष्टक बहन जी। जी सर, स्वागत है। जी, भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं। स्फुन्मौलिकल्लोलिचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलम्ब्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजमहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापरारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोत्ताप्यात्मानं प्रभो मायापन्नमीशं शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषु शम्भु प्रसीदयति इति। हर हर महादेव।
फिर रुक जाइए। अब हम करते हैं भ्रामरी, उद्गीत और वर्णों। 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत और वर्णों और ध्यान। 1 मिनट ध्यान। चलिए भ्रामरी, उद्गीत, वर्णों एक साथ लंबा गहरा श्वास लेते हुए भ्रामरी प्राणायाम। सांसों में ध्यान, मन ही मन ओम ओम। सांसों में ध्यान दीजिए, हर सांस में ओम ओम। और महसूस कीजिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मेरे अंदर जो भी रोग दोष था वो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। चलिए दोनों हाथों को सिर से ऊपर कर लीजिए, हथेली को गर्म कीजिए आपस में। गरम गरम हथेली को आग पे लीजिए, आग टिमटिमाते हुए हथेली पे खोलना है अंधेला में, चेहरा को मसाज करते हुए और वापस थोड़ा पैर को खोल लेंगे और सिंहासन करेंगे। उसके बाद हस्यासन। थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए।
जी आदरणीय, समय हो गया है, एक बार 6:52 हो गए हैं, 6:45 समापन करना था जी। शांति पाठ करवा दें। जी जी जी। जी जी। एक बार सिंहासन कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास लेते हुए। चलिए अब शांति पाठ करते हैं। एक बार उनका उच्चारण फिर शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप, बोकारो झारखंड से आपने आज योग किया। आपका मन को और इसी के साथ दूसरे सत्र की तरफ से थोड़ा सा समय जैसे मिनट हम मैं कुसुम भारद्वाज जी से निवेदन करती हूँ, ये स्वागत है और आज के हमारे जो करें जी आदरणीय कुसुम जी ओम। धन्यवाद अनिता जी। समय सीमा हो चुकी है, इसलिए अब मैं तुरंत आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे वैद्य श्री गोपाल दास मेहता जी को आमंत्रित कर रही हूँ। आज के मुख्य अतिथि सरल हृदय मृदुभाषी मध्य प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद के संरक्षक महान आयुर्वेदाचार्य आदरणीय श्री गोपाल दास मेहता जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आप प्रदेश के लोकप्रिय चिकित्सकों में से एक हैं। आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा का वर्णन करने के लिए तो समय आज्ञा नहीं दे रहा है, किंतु फिर भी एक बहुमुखी प्रतिभा जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके विषय में संक्षेप में बताने के लिए मैं बाध्य हूँ। भोपाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ख्याति लब्ध वैद्य स्वर्गीय पंडित उद्धव दास जी मेहता के सुपुत्र आदरणीय श्री गोपाल दास जी मेहता को आयुर्वेद चिकित्सा एवं समाज सेवा विरासत में मिली है। आपके अनुज एवं अग्रज सभी चिकित्सक हैं। बीएमएस एवं आयुर्वेद रत्न करने के पश्चात औषधि निर्माण का कार्य आयुर्वेदिक रसायन शाला में 40 वर्ष तक किया। सभी प्रकार के रोगों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। सौंदर्य चिकित्सा अर्थात कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, जड़ी बूटियों के प्रयोग का बहुत अच्छा ज्ञान है। गौमूत्र तथा उससे बनी औषधियों को भी विशेष ज्ञान आप रखते हैं। भारत की विभिन्न ख्याति प्राप्त आयुर्वेदिक कंपनियों तथा भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं अन्य अनेक संस्थाओं से आप सम्मानित हो चुके हैं। 29 मई 2022 उज्जैन आयुर्वेद सम्मेलन के 59वां अखिल भारतीय अधिवेशन में राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी एवं महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी की उपस्थिति में आयुर्वेद महर्षि की उपाधि से आप सम्मानित किए गए हैं। सम्मान उपाधियां एवं अवार्ड्स मिलने की सूची तो आपकी बहुत लंबी है, जितना बताऊं उतना कम है। अतः मैं वर्तमान में आप भोपाल शहर में निवासरत रहते हुए स्वयं के चिकित्सालय में सभी प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों की सहृदयता से सफल चिकित्सा कर रहे हैं।
हमारे इस योग एवं आहार कार्यक्रम का उद्देश्य धरती माता की कोख से लेकर रसोई घर तक तथा फिर हमारे उदर तक शुद्ध और सही आहार कैसे पहुंचे, यह हमारा उद्देश्य है इस योगाहार कार्यक्रम का। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और सलाह और जानकारी हमें सम्माननीय डॉक्टर मेहता जी से आज मिलेगी। अतः मैं आपको हमारे इस संपूर्ण योगाहार परिवार की ओर से आदर सहित आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर साहब, आप आए और अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में। आयुर्वेद का मतलब ये है आयु का विकास करे वो। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। स्वस्थ व्यक्ति कैसे अस्वस्थ ना हो, ये सब आयुर्वेद में दिखता है। और आयुर्वेद ये बताता है कि हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन कैसा हो, ये सब आयुर्वेद हमें सिखाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में हम जो है ये सीखते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। आयुर्वेद बीमार पड़ने पे इलाज के लिए नहीं बना, आयुर्वेद बना इसलिए कि आयुर्वेद वो आपको गाइडलाइन दे, वो आपको निर्देश बताए कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका उल्लेख आयुर्वेद के बहुत सारे मनीषियों ने, चरक से लेके, सुश्रुत से लेके, वाघभट्ट से लेके, तो आयुर्वेद का बहुत पुरातन इतिहास रहा है कि आयुर्वेद की वो परंपरा सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ ऋतुचर्या है कि ठंड में क्या खाना चाहिए, बारिश में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के ऊपर अलग अलग निर्देश हैं। और आयुर्वेद में किचन से संबंधित कोरोना में हल्दी और ये जो जड़ी बूटियां थी, इनसे ही इलाज रोगों का हो गया। जहाँ एलोपैथिक ने हाथ टेक दिए थे, वहाँ त्रिकटु काढ़े ने लोगों को बहुत राहत दी, च्यवनप्राश ने लोगों को बहुत राहत दी। तो आयुर्वेद जो है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जन मानस की जन जागरण के लिए, जन सेवा के लिए ही आयुर्वेद बना है। और आयुर्वेद मनीषियों ने अपना पूरा जीवन होप के लोगों की सेवा करी है। आयुर्वेद में अलग अलग रोगों का अलग अलग वर्णन है। वात का, पित्त का, कफ का, त्रिदोष सिद्धांत को लेके ही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत त्रिदोष है। वात, पित्त, कफ, इनका जब डिसबैलेंस होता है तब रोग की उत्पत्ति होती है। कुछ रोग कफ प्रधान होते हैं, कुछ रोग वात प्रधान होते हैं। तो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां हैं। वर्षा ऋतु में खासकर जो अभी ये ऋतु चल रही है, इसमें गरिष्ठ खान पान ना करें, भोजन समय पे करें। आजकल की लाइफ स्टाइल में भोजन के लिए ही समय नहीं है लोगों के पास। ना सुबह टाइम पे खाते हैं, ना रात को टाइम पे खाते हैं। उसके लिए भी ये है कि यदि रात में आप भोजन कर रहे हैं तो फिर रात का भोजन बहुत थोड़ा करें और सुबह का भोजन खूब बड़ा राजसी ठाट के साथ करें। ऐसा आयुर्वेद सिखाता है हमें। आप लोगों के कोई और प्रश्न हो किसी रोग से संबंधित तो आप बताएं, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। जो भी भाई बहन अपना सवाल कर सकते हैं। आहार, इस वर्षा ऋतु के आहार के संबंध में आप थोड़ा ज्ञान दे दीजिए कि इस ऋतु में जो देखिए ईश्वर क्या लेना है, क्या नहीं लेना, आहार में किस प्रकार के आइटम्स लेना है। हाँ, तो ईश्वर ने सारे ऋतु के फल निर्धारित कर रखे हैं। जैसे सीताफल बनाया है, अमरूद बनाया है, केला बनाया है, ये एंटासिड होता है, एसिडिटी को कम करता है, अम्ल पित्त को कम कर देता है। तो कुछ फल ऐसे हैं। और इस मौसम में तो गरिष्ठ खाना, मैंने बताया कि गरिष्ठ खान पान ना करें, खाना जल्दी खा लें,
रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। हमारे यहाँ तो कहा है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह जल्दी उठ के जैसा अपना नियम करेंगे तो आप इस ऋतु में भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मच्छरों का इस समय है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, नीम के सूखे पत्तों को जला दें तो मच्छर भग जाएंगे, नीम का तेल लगाएं और थोड़ा सा नहाने के पहले सरसों के तेल से मालिश करके हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। तो ये इस ऋतु में अपने लिए कारगर रहेंगे। गरिष्ठ भोजन में जैसे बहुत भारी चावल है, चावल रात के समय नहीं खाना चाहिए। दही बिल्कुल इस समय वर्जित है, वर्षा ऋतु में दही का रात में तो बिल्कुल ही प्रयोग ना करें। और फिर जो है खान पान वो आदमी की प्रकृति के हिसाब से है। यदि आपकी शीत प्रकृति है तो दही आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। यदि आपकी उष्ण प्रकृति है तो आप दिन में मठा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। तो ऋतु के हिसाब से वर्णन है कि ऋतु के हिसाब से आपको जो है हल्का फुल्का खान पान करना चाहिए और समय पे भोजन करना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। आजकल की लाइफ स्टाइल में ऐसा है कि साहब हम रात को 12 बजे आते हैं तो फिर हम सवेरे 10 बजे तक सोते हैं। तो हमारा ये कहना है कि यदि आप रात को 12 बजे भी सोते हैं तो सुबह 5:30-6 बजे उठ जाएं, ब्रश कर लें, 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और घर से 2 किलोमीटर आगे घूम के और 2 किलोमीटर वापस आ जाएं, थोड़ा सा योगा कर लें और 2 गिलास पानी आकर पिए, योगा कर लें तो आपको अच्छा लगेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी मतलब आपको कोई रोग नहीं सताएगा। और चलना तो भगवान ने कहा ही है कि चरे वेती चलना ही जिंदगी है। तो सुबह योगा के पहले टहलें जरूर, ताकि आपके लीवर अच्छा रहे, किडनी अच्छी रहे, ब्लड प्रेशर ना रहे, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल वो ना हो। तो इस हिसाब से इस मौसम में इन सब चीजों का ध्यान रखना है अपन। जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी आगे संचालन करने का कष्ट करें। हैंड्रेज है, उनको बुला ले। डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड्रेज है, आप अपना प्रश्न कीजिए। धन्यवाद बहन जी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जी डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय किशोर दुबे जी, आपका हैंड्रेज है, आप प्रश्न कर सकते हैं। जी मैं बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही मैडम? आवाज आ रही? हेलो जी आ रही है। आ रही है, आ रही है। जी बोलिए, आ रही है, बोलिए। हाँ, मुख्य अतिथि जी से मेरा मतलब सवाल था, मार्गदर्शन चाहिए था। जैसा आपने बोला कि शाम को चावल नहीं खाना चाहिए, आमतौर पर यही कहा जाता है क्योंकि दुनिया की 10 से 15% पॉपुलेशन चावल ही खाती है। हमारे यहाँ पे भी 2-3 स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे चावल ही सवेरे शाम खाया जाता है। तो शाम को चावल तो एक हल्का खाना करके बोला जाता है, गेहूं का इस्तेमाल टालना चाहिए ऐसा भी आजकल बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में चावल शाम को खाना, रात के भोजन में हल्का खाना ऐसा बोला जाता है। तो इस स्थिति में बताइए। और शायद मुझे जो एक चर्चा से बात आ रही है कि भोजन के जो विविध व्यंजन है इसमें भी शायद हमें अभी की व्यवस्था जो है खान पान की, उसके हिसाब से आयुर्वेद के ये खान पान में भी कुछ अपडेट करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। अब आजकल की लाइफ स्टाइल में तो अब जैसे पिज्जा आ गया है, बर्गर आ गई है, मैगी आ गई है और कई चीजें आ गई हैं। और साउथ वालों को चावल खाने की बुराई नहीं है क्योंकि उनका मुख्य भोजन चावल ही है। उत्तर भारत के लोगों को, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, जिनको एसिडिटी है, इसलिए चावल इस तरफ के लोगों के लिए निषेध करा है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग हैं या हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, तो हमारे यहाँ स्टेट वाइज भी अलग अलग क्लासिफाइड है कि ठंडे प्रदेश में कैसा खाना, गर्म प्रदेश में कैसे खाना। अपन मध्य भारत और इस सर के एरिया में है तो यहाँ चावल जो है
रात को अपन लोगों को नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग जो जिनका मुख्य भोजन चावल ही है वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय जी, माया राजदीप जी से हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न करें। जी नमस्ते। ददन प्रणाम। जी सर, मेरा ये जुकाम नहीं उठ रहा है डॉक्टर साहब, 1 सप्ताह होने वाला है और कफ और जुकाम हो रहा, बार बार गले में अटक रहा है, नाक बंद हो रही है और चिकना चिकना सा गले में आ रहा है, नाक से कुछ नहीं निकल रहा। आप नोट कर लें दवा का नाम, लक्ष्मी विलास रस। भैया पेन देना जी। लक्ष्मी विलास रस डाबर की आती है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खा लें। और चित्रक हरित की अवले एक चटनी आती च्यवनप्राश जैसी, ये चटनी चाट के थोड़ा सा चाय पी लें इसके ऊपर। यदि इसके पहले गरारे कर लेंगी तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के या हल्दी डाल के गरारे करके लक्ष्मी विलास रस खा लें। और चित्रक हरित की अवले है आधा आधा चम्मच सुबह शाम खा के चाय पी लें, तो आप 2 दिन में 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू। जी, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी का हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न करें। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। मेरा जो है, मुझे पिछले 8 साल से शुगर हो गई है। मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, जितनी इस एज में जनरली लोग कम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन अब है क्या कि मेरे फास्टिंग शुगर तो मेरी नॉर्मल आती है अराउंड 100, कभी बढ़ जाती है वो अलग बात है, लेकिन अराउंड 100 आती है। लेकिन मेरी पीपी जो है खाने के बाद वाली, वो तो ऐसी शूटअप होती है कि मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतनी क्यों बढ़ रही है। 300, 350, और जबकि मैं खाना भी जो खाता हूँ तो मेरा तो खाना जो है ज्वार, चना, जौ, ये सब आटा मिला के, और इसमें जो है करीब 50% गेहूं का आटा मिला के, और वो रोटी ही खा रहा हूँ। और खाना भी बिल्कुल नॉर्मल है। दिन में आप ये मान के चलिए कि यदि कभी मैं मतलब घूमता इतना हूं कि 8 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर भी घूम लेता हूं एक दिन में। लेकिन चाहे वो खाना खाने के एकदम बाद भी यदि घूमने निकल जाओ तो भी मेरी शुगर जब आके चेक करो तो वो 300 के ऊपर ही मिलेगी। तो अच्छा, मैंने ऐसा नहीं, मैंने शुरू में 1 साल यहाँ पे हमारे ग्वालियर में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान है, वहां की दवाइयां भी खाई, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट में भी शामिल हुआ जब शुरू में हुई थी। लेकिन वो तो उस समय तो थोड़ी बहुत कम रहती थी, 250 250 रहती थी, लेकिन अब तो 300 के पार जा रही है। और जबकि मैं 3 बार गोली खा रहा हूँ इनका एलोपैथी वालों की। BRG 34 भी खाता हूँ। अपने पतंजलि जी की मधुमेह भी मधुनाशिका खा के भी देख ली मैंने, मधु ग्रिट भी खा के देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। BGR 30 कितनी गोली खाई है आपने? BRG 30 पता नहीं कितने शीशियां खत्म हो चुकी होंगी, कम से कम 15। 1 गोली सुबह 1 शाम खाई कि 2 सुबह 2 शाम खाई? मैंने कभी तो 2 सुबह 2 शाम खाई और कभी 1 सुबह 1 शाम भी खाई। तो यही तो गड़बड़ है ना सर। जी बताइए। तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाएं। अच्छा। गोली के BGR 34 बहुत बढ़िया गोली है। अच्छा। इसको एलोपैथिक के साथ ही खाना है। और एलोपैथी के साथ दिनचर्या, आप सुबह उठते कितनी बजे हैं और घूमते कितनी बजे हैं ये बता। मैं सवेरे 5:30 6 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, ग्वालियर से यदि बाहर गया तो मेरी दिनचर्या जरूर थोड़ी सी वो रहती है, वो बता। जी सर, ग्वालियर रहते तब दिनचर्या कैसी रहती है वो? ग्वालियर रहते हैं तब दिनचर्या नॉर्मली मैं जो है 5 5:30 के बीच में उठ जाता हूँ। जी और उसके बाद में यदि मैं घूमने तो सवेरे नहीं जाता हूँ। मैं घूमने तो सवेरे तो या तो मैं योगा ज्वाइन कर लेता हूँ, नहीं तो मैं ऊपर मेरा टेरेस गार्डन है उसमें कुछ करता रहता हूँ।
लेकिन देखिए, लेथार्जिक नहीं बैठा रहता हूँ। आपकी शुगर को कंट्रोल करने का एकमात्र मैं आपको तरीका बताता हूँ और मैं कि घूमने जाता हूँ जनरली दोपहर में। 5:30 बजे आप उठे, जी 5:30 बजे उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पिए जी और 2 गिलास पानी पी के स्पोर्ट शू पहने जी। और 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलने की कोशिश करें कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है। ये धीरे 5 धीरे मिनट में 1 फिटनेस से आ किलोमीटर। जाएगा। 30 मिनट में भी चले, 40 में भी चल लो आप, 10 मिनट में 1 किलोमीटर भी चल लेंगे तो कोई जी। दिक्कत नहीं है। पर घूमना आपको सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में ही है। अच्छा, घूमना सवेरे ही है। जी जी हाँ, ठीक वो है। शाम का घूमना तो घूमना कहीं कहलाता, कार्बन डाइऑक्साइड और डीजल पेट्रोल सब नीचे आता है, हाँ निगेटिविटी होती है उससे। और आप 1 महीने ऐसा करके देखें, जी BGR-34 एलोपैथिक के साथ सुबह खाएं 2 गोली शाम को खाएं। और जी आज भी पहले टेस्ट करा लें, कल टेस्ट करा लें कि जी। आपका आज की तारीख में इतना इतना हाँ है हाँ ना। और जी फिर आप 1 महीने घूम के जी। 4 किलोमीटर आपको चलना है, चाहे वो हम्म। 30 मिनट लगे चाहे 32 मिनट, और उसकी स्पीड बढ़ाना है धीरे धीरे। हाँ, एज स्पीड कितनी तो है मेरी है, आपकी? ब्रिस्क वॉकिंग ही करता हूँ मैं। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 66 कंप्लीट है, 67 रनिंग है। तो आपको 4 किलोमीटर आराम से चलने में कोई दिक्कत आराम से मैं तो 10 किलोमीटर चल लूंगा सर। आपको आप धीरे धीरे चलना है। आदरणीय वर्मा जी, चलिए आप बात सुन लें आप, क्योंकि फिर बात गड़बड़ाती है। आप म्यूट करके सुन लें और फिर अपनी बात रखें। लेफ्ट राइट करके सीधे सीधे चलना है और सीधे सीधे चल के आना है। आने के बाद में आप जो है 2 गिलास फिर पानी पिए, अनुलोम विलोम कपाल भाती करें और इसके बाद में फिर चाय वाय जो लेना हो वो ले लें। अब बताएं आप। जी समझ गया? नरेंद्र करना वर्मा है। जी, आप अब कुछ वैद्य जी का फोन नंबर हम आपको दे देंगे, तो फिर तब आप आगे की अपनी पर्सनल कुछ और बातें कर लीजिए। हाँ ठीक। अन्य हैंडरेज जो है उन्हें मौका देंगे अपन। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी का हैंडरेज है, आप अपना प्रश्न करें। आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर नमन। डॉक्टर साहब, ये कुछ गांठें जो है शरीर में हो जाती है, गांठें हो जाती है शरीर में। अच्छा, तो इसके लिए क्या, बहुत मतलब कभी वैसे हो जाती है, कुछ तो परमानेंट है और कुछ कभी भी हो जाती है, मतलब शरीर में कहीं भी। जी देखिए दवा का नाम लिखिए आप, कांचनार गुग्गल। जी कांचनार गुग्गल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। ठीक है, जी लिख लिया। जी। इसके साथ लिखे महामंजिष्ठादि काढ़ा। महामंजिष्ठादि काढ़ा। जी और इसके साथ लिखे खदिरा रिष्ट। जी सुबह लेटरिन वगैरह साफ होती है आपको? जी। कब्ज तो नहीं है? नहीं, कब्ज नहीं है, सुबह पानी पीता तो हूँ बस एक ये गिलास। महामंजिष्ठादि काढ़ा 4 चम्मच 20 ml और खदिरा रिष्ट 20 ml, ये दोनों को मिला लें। इतना ही पानी डाल लें और इस पानी डाल के 2 गोली को चबा के, खूब बढ़िया, कड़वी बहुत है ये, इसको चबा के सुबह शाम लें। कम से कम 3 महीने, कम से कम जी 3 महीने लेना है। इमली, केरी, अचार, नींबू, दही, अमचूर, मौसम्बी, संतरा, खटाई बिल्कुल नहीं खानी इसके साथ, जी है ना। दाल जी जी रोटी सब्जी अपनी, लौकी, गिलकी, भिंडी, पालक, मूंग की दाल, तुअर की दाल, दलिया और रोटी खाना है इसके साथ। जी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य कोई भाई बहन का भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें और डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछें। आपकी समस्या का निदान होगा, जो भी बोलिएगा।
मेरा मेरा जी ओम, सदन को नमन। सर, एक महिला है जिनकी नाक हमेशा बंद हो जाती है सर, और कभी कभी दुर्गंध भी आती है। जी हो। षट बिंदु तेल आता है, षट बिंदु तेल, षट बिंदु तेल यदि ना मिले तो अणु तेल 2-2 बूंद नाक में डालें। जी, दोनों टाइम डाल लें, रात को सुबह। जी, और ये डाल के बताएं फिर कैसा लगता है उन्हें। एक 15 दिन 20 दिन लगातार डालें, और जी, थोड़ा वो गरारे कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, गर्म पानी में नमक या हल्दी डाल के। जी ओम सर। हरिओम। जी ओम। जी, अगर आदरणीय डॉक्टर दुबे सर का हैंड रेज है। धन्यवाद बहन जी। हाँ, मुख्य अतिथि जी से मेरा सवाल है, तो पूरा नहीं, महिला सवाल से जुड़ा जी। हाँ, कि सर वो अभी आपने जो बोला कि दक्षिण के लोग जो चावल ही खाते हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आजकल तो ऐसा हो गया सर कि कहीं पे दक्षिण के लोग कहीं पे उसके भी आते बावजूद हैं, भी उनके मुंह का स्वाद नहीं लौटा है, इसके लिए आप कुछ समाधान हेलो बताएंगे? देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि साउथ में और आप चावल खा रहे हैं तो टेम्परेरी में तो कोई दोष नहीं है, पर यदि आप परमानेंटली भोपाल में बस गए हैं या इंदौर में बस गए हैं या पूना में बस गए हैं, कहीं भी बस गए हैं, तो फिर आपको वहां का उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां का यहाँ का वहां साउथ के क्लाइमेट में फर्क है, दक्षिण के उधर श्रीनगर चले जाएं, हिमाचल प्रदेश चले जाएं, तो सारे क्लाइमेट में अलग अलग फर्क है। यदि साउथ का आदमी आता है, यदि जैसे चावल खाना ही उसका है, तो वो कम से कम 5 और 6 के बीच में 7 बजे तक खा ले, 8 बजे तक खा ले। रात को 11 बजे चावल खाएगा तो निश्चित रूप से उससे दोष उत्पन्न होगा। वही वात पित्त कफ जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो कोई ना कोई रोग हो जाएगा। मेरे पास तो पूना के बहुत सारे पेशेंट हैं, और वहां चावल ज्यादा खाते हैं, तो उनको बताया कि भैया चावल खाना, पर चावल यदि खाओ तो फिर जल्दी खाओ। जी आयुर्वेद के हिसाब से जितना खाना आप जल्दी खा लेंगे उतनी जल्दी आपका खाना पच जाएगा, और वो पचने के बाद यदि रात को और भूख लगती है तो सेव वगैरह खा लो, थोड़े से एप्पल वगैरह खा लो, दूध पी लो, और बहुत सी चीजें हैं जो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे, तो ये खाया जा सकता है। शाम को 6-7 बजे खाना खा सकते हैं, ऐसा यदि आदमी सोच ले तो फिर कुछ भी असंभव तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ न्यू मार्केट में जैन समुदाय के लोग हैं, वो 6:30 बजे अपना टिफिन खोल के खा लेते हैं, जब तक नौकर उनका सामान देता रहता है। सारे जैनी शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं, 6:30 बजे तक। वो घर से टिफिन लेके आते हैं, उनका टिफिन आ जाता है। तो ऐसी व्यवस्था यदि हम चाहेंगे तो जम सकती है, ऐसा कुछ असंभव नहीं है। और मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं तो उनसे कहें कि हमें खाना हमें 6 बजे दो, 6 बजे देंगे। रात का खाना आपको आके खाना है तो सबसे पहले आके खाना खा ले, ताकि आपके पास कम से कम सोने के बाद घंटे 2 घंटे बचे कि आप थोड़ा सा टहल लें, खाना आपका पच जाए, अच्छे से पानी पी लें, तो सुबह आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। और सुबह सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि फ्रेश होने में दिक्कत हो रही है। जी जी और किसी का धन्यवाद। जी जी आदरणीय कविता रानी जी का हैंड रेज है। जी कविता जी। ओम, सभी को सदन को नमन।
मेरा डॉक्टर सर से ये सवाल था कि जो हरियाणा से आए हैं इधर साउथ साइड में, तो उनको कई बार जुकाम इतना हो जाता है, एलर्जी, मतलब छींक पे छींक आती रहती है और अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है इधर तमिलनाडु में, तो वो क्या रीजन हो सकता है? जो मौसम के परिवर्तन का है, बॉडी की इम्यूनिटी उनकी कमजोर है, तो उनको दवाएं आप मुझे अलग से फोन कर लें तो मैं उनको दवा लिख के दे दूंगा, उनका पूरा हालचाल पूछ के। हाँ बिल्कुल नंबर सर, आप अपना फोन नंबर इसमें बॉक्स में या दे दीजिएगा ताकि मैं नोट कर लें। 982622 98 262 86644 8262 98262 86644 14। ओके सर, 6614 6614 6644 44। 86644। ओके 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 ओके, बिल्कुल धन्यवाद ठीक है डॉक्टर कविता साहब। जी, धन्यवाद कविता। और मैं आगे चलती हूँ और आदरणीय नागेंद्र जी नागेंद्र लोधी जी कहन रहे थे जी। आप म्यूट है, अनम्यूट करें नागेंद्र भाई साहब, आप अनम्यूट करें। जी जी, सादर प्रणाम सभी हमारे मंचासीन माताएं बहनें और हमारे गुरुजन और आदरणीय सभी सम्मानीय प्रणाम करता हूँ। ओम जी, हमारी योग क्लास में कुछ है जिनको एक माता जी हैं, इनको पाइल्स की समस्या थी पहले, तो उन्हें डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी से उनकी कम हो गई है और काफी सुधार है। लेकिन उन्होंने हमसे निवेदन किया कि कोई ऐसा अपने वो जो जिससे हमारा पेट साफ हो, तो ऐसी कुछ 2 मेडिसिन आप बताएंगे और आगे क्या उनको दवाई चलती रहे अपने आयुर्वेदिक में, तो हम उनकी कंटिन्यू कर देंगे जी। लिख लें आप। अभिहार सुबह शाम 4-4 चम्मच पिए। क्या चीज महाराज जी? अभिहारिष्ट। अभ्यारिष्ट, जी जी, है ना? अभ्यारिष्ट जी, हाँ, अभ्यारिष्ट अभिहारिष्ट पीए। और जी जी, उसमें आता है एक सूरण वटक टेबलेट आती है। हाँ, सूरन बटा वटक टेबलेट 2 गोली सुबह 2 गोली शाम अभिहारिष्ट के साथ ही ले लें। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? जी जी। और काशी शादी तेल, शादी तेल, काशी शादी तेल डाबर का आता है। हाँ, शादी तेल, काशी शादी तेल डाबर का आता है। ये गुदा के भाग पे लगा ले तो अंदर जो पाइल्स होगी ना वो सारे टूट के जड़ जाएगी। और त्रिफला की 2 गोली रात को सोते समय जरूर लें। 2 गोली सुबह शाम दोनों टाइम ले लें तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, त्रिफला कीजिए जी। कौन सी डाबर की लेना है ये भी महाराज जी? हाँ, डाबर की आती त्रिफला टेबलेट। जी जी। अच्छा, और सूरण वटक जो गोली लिखी है ये झंडू की आती है सिर्फ। झंडू वन जी जी जी। तो ये भी हम ऐसे 1 महीने कंटिन्यू चलने दें जब तक कि वो पूरा आराम नहीं लगता। कम से कम 3 महीने खा लें तो पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और पाइल्स की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। 3 महीने जी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा गुरुजी एक है हमारे, मैं फोटो भी डाल दूंगा, आपका नंबर ले लिया मैंने। उनको कैंसर की स्टेज है 2 और एक है उनकी 4th स्टेज। डॉक्टरों ने उनको ये बोला है ट्रीटमेंट करने के बाद कि आप घर जाइए करिए। तो हमने महाराज जी, अब हमारे पास उनका नंबर से फोटो वगैरह सब डाला उन्होंने, तो हमने उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनको एक जल दिया है। तो जल में हमने उसमें कुछ नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करी थी, हे प्रभु इनकी कोई भी आप मदद करिए। तो उनका इतना फायदा हुआ है सर, उसका घाव कम हुआ है और एक जो कम वाले थे उनका जो है गठान थी वो गठान बैठ गई है। तो ये उनको एक चमत्कारिक रूप से हुआ। हमने कुछ भी दवाई मेडिसिन नहीं दी है, तो उसमें थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे उनको क्या करें? डॉक्टरों ने मना कर दिया हमको। आप दवा लिख लें कांचनार गुग्गल।
कांचनार गुग्गल आती है, ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम पीस के जी, और गौमूत्र के साथ, गोमूत्र के साथ, जी कल फिल्टर करा हुआ गौमूत्र आता है, जी जी ये सुबह खाली पेट और शाम को 6 बजे खाली पेट दें। जी जी, खाली पेट ही देना है जी। जी गुरु, ये टैबलेट हो गया। और उनसे ये पूछें कि उन्हें कब्ज रहता है क्या, कब्ज तो रूप से कब्ज रहता है, भोजन वो बहुत ही कम करते हैं महाराज जी। नहीं तो कब्ज रहता होगा, तो आप उनके लिए लिख लें पंच सकार चूर्ण, यदि कब्ज रहता है तो देना है। पंच सखा, पंच सकार चूर्ण, पंच सकार जी, पंच सकार 5 के समान मात्रा में है। पंच सकार चूर्ण डाबर का आता है, और ईसब गोल आता है, ईसब गोल, ईसब गोल जी, 2 चम्मच ईसब गोल पहले ले लें, फिर 1 चम्मच पंच सकार ले लें जी जी, पहले लेना। और इसके बाद भी कब्ज रहे तो फिर बात कर ले, मुझे फोन नंबर है उनको बात कर ले। पर इसके रिजल्ट इतने अच्छे लगेंगे उन्हें कि 1 महीने में सेकंड स्टेज है तो बच जाएंगे जी। और दूसरा गुरुदेव, उनका जो 4th वाला जो घाव ऊपर है उसमें कुछ लगाने के लिए मेडिसिन देना ऊपर से, ऑइंटमेंट वगैरह कुछ? ऑइंटमेंट तो मैं अभी देख के सोच के बताऊंगा आप। जी जी बिल्कुल, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। का फाया लगाएंगे तो जल्दी हिलअप होएगा। जी जी जी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनको सजेस्ट करेंगे जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। आगे आदरणीय डॉक्टर रोशनी जी। डॉक्टर रोशनी, नागेंद्र जी आप म्यूट कर लें इसको। नागेंद्र जी आप म्यूट कर लें, आप म्यूट कर लें जी। एक बार पुनः प्रश्न कर रहा हूँ, ये की जो यंग में है वो बड़ी समस्या है और बाल बहुत झड़ते हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय बताएंगे बाल झड़ने के लिए? बाल झड़ने के लिए जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं बालाघाट मध्य प्रदेश। बालाघाट में तो वहाँ एक एसी कैल सिरप आता है, एसी कैल, इंदौर की कंपनी बनाती है इसे, और लीवोमिन आती है चरक की, लीवोमिन, ये 4-4 चम्मच सुबह शाम ले ले